आईसीएसआई क्या करेगा कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस के अंदर, मैं कंपनी लॉ के पेपर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी लॉ पेपर। इसमें कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दो सेक्शंस एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे और आपको दो सेक्शंस के ऊपर दोनों का लीगल प्रोविजन थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय गिविंग द स्पेशल नोटिस, एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको स्पेशल नोटिस का जो प्रोविजन है वो भी याद होना चाहिए। स्पेशल नोटिस शैल बी गिवन बाय एनी मेंबर हु इज होल्डिंग मिनिमम 1% voting right in the company or holding minimum rupees 5 lakh paid up capital in the company, and he gives special notice 14 days before the general meeting, and then company forwards the special notice to all the members all over India, will 7 days before general meeting. So section 115 प्लस सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर कोई मिस्टर एक्स है जो पर्टिकुलर डायरेक्टर को एमडी को रिमूव करना चाहता है, वो आपसे एडवाइस मांग रहा है कि लीगल प्रोसीजर बताओ, तो आपको उसमें 169 के बारे में भी बताना है और 115 के बारे में बताना है कि फिर साथ में अगर आपको रेलिवेंट लगे, मान लो किसी ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है जो रिमूव करना ही अलाउड नहीं है, द नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एलआईसी, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एसबीआई, जिसको रिमूव करना अलाउड ही नहीं है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन हो तो ये भी बता देना देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। ऐसे ही कॉम्बिनेशन क्वेश्चन क्या बनेगा, सेक्शन 115 और साथ में सेक्शन 140, और उसमें क्या बात होगी कि ऑडिटर रिटायर हो रहा है और हम उसको रीअपॉइंट नहीं होने देना चाहते, तो कंपनी के मेंबर्स आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कोई कोई तरीका है कि हम ऑडिटर को रीअपॉइंट होने से रोक लें, तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 अलॉन्ग विद सेक्शन 115 दोनों का लीगल प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। पहले दोनों का लीगल प्रोविजन लिखो, उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी है उसका कंक्लूजन लिखो। तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। एक तीसरा जो बहुत बार रिपीट हुआ है प्रैक्टिकली एग्जाम में, एक ऑडिटर है जो रिजाइन कर रहा है, ही इज रिजाइनिंग, और उसकी जगह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं टू फिल द कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ द पास्ट ऑडिटर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक सेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको दो सेक्शंस रेफर करने पड़ेंगे और दोनों सेक्शंस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखना पड़ेगा। और आंसर की शुरुआत आप कैसे करोगे, इसमें आंसर का फॉर्मेट कैसे रहेगा, जब मैं कहूँगा जैसे आंसर नंबर 1 आपको यहाँ लिखना है, तो आंसर नंबर 1 और आप उसमें टाइटल क्या दोगे, पहले तो आप टाइटल बनाओगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय गिविंग स्पेशल नोटिस, बाय स्पेशल नोटिस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मालूम है जैसे ही आपने ये लिखा, वो बेचारा जो पेपर चेकर है उसको समझ में आ गया इस बच्चे को तो पता है, आप नीचे तो एक्सप्लेन बाद में करोगे, आपने टाइटल में ही इलेबोरेट क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय स्पेशल नोटिस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओ भाई ऐसा असर पड़ेगा ना उसके दिमाग पे, वो कहेगा यार ये बच्चा ना पढ़कर आया है, इसको तो नीचे तो लीगल प्रोविजन में इसने पूरा खोल दिया होगा जो टाइटल में इतना कुछ बता रहा है। उसके बाद आप ऑब्वियसली वो जो आप मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड आपको दिया गया कि वो स्पेशल नोटिस देना चाहता है, उसमें तो आप बाद में जाओगे, फिर आप क्या बताओगे लीगल प्रोविजन, एक अगली एक लाइन का गैप दोगे और एक लाइन के गैप के बाद क्या लिखोगे, लीगल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 एंड 169, एक लाइन का गैप देकर, और उसके बाद एक लाइन का गैप देकर नीचे लिखोगे सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट। अब पूरा नहीं लिखना आपको 115 के बारे में हर चीजें, जो सारी चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ जो आपके आंसर के लिए रेलिवेंट है उतना ही लिखना। और उसके बाद जब ये पैरा खत्म हो जाएगा आपका, दैट 115 प्रोवाइड्स दैट, जब ये कहानी खत्म हो जाएगी उसके बाद एक लाइन का गैप दे दो, दैट एज पर, उसके बाद नेक्स्ट पैरा एज पर सेक्शन 169, एज पर सेक्शन 169, उसके बाद 169 जो बोलता है वो बता दो कि 169 कहता है कि डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। उसके बारे में प्रोसेस के बारे में दो तीन चीजें बता दो कि when the company receives special notice for the removal of director, the copy of the special notice shall be given to the concerned director, then the concerned director can give the written representation to the company to be circulated to all the members all over India। उसमें वो झगड़ा मत बताना कि अगर लड़ाई हो गई तो एनसीएलटी में जाएंगे, वो सब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कि एनसीएलटी फिर डिसाइड करेगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करना है या नहीं करना। बस इतना सा बता दो कि डायरेक्टर विल गिव द रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर बीइंग सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया, एंड इन द जनरल मीटिंग द कंपनी शैल गिव reasonable opportunity of being heard to the concerned director before voting on ordinary resolution। और उसके बाद and if the ordinary resolution is passed the director stands removed। और उसके बाद conclusion, उसके बाद मतलब 169 भी हम पूरा थोड़ा ना लिख रहे हैं, 169
प्रिंटेड बेरेक्ट में यार 1.5 पेज का है, 1.5 पेज का, हमें तो 5-6 लाइनों में खत्म करना है। 5-6 लाइनें सेक्शन 115 के बारे में, 5-6 लाइनें सेक्शन 169 के बारे में, और उसके बाद कंक्लूजन। इन द गिवन केस Mr. Z, who holds 15% voting rights in the company, can give special notice. और कंक्लूड करो आंसर को। फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि आपको कैसे जाना है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में। फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए ना, कंक्लूजन के अंदर ही हम फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे। आप ये नहीं कि फैक्ट्स अलग से लिख रहे हो, कंक्लूजन अलग से लिख रहे हो। इन द गिवन केस मिस्टर जेड हु इज होल्डिंग 15%, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फैक्ट्स और कंक्लूजन को कॉम्बिनेशन बनाकर सिंगल पैरा बनाओ, आप अलग अलग मत दो। बाकी आपके ऊपर है, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। आपका मन कर रहा है कि फैक्ट्स दें, अलग से लिखें, कंक्लूजन अलग से लिखें, वो आपकी मर्जी है, दैट इज एंटायरली अप टू यू। मैं तो मतलब यार, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो फैक्ट्स और कंक्लूजन को एक कॉम्बिनेशन में लिखता था कि इन द गिवन केस ये केस के फैक्ट्स भी हैं और इसमें कंक्लूजन ये है, तो हमने इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया। आपको अलग अलग बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फैक्ट्स, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। हाँ जी अंकित, गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसी में ही फैक्ट्स आ गए, इसी में कंक्लूजन में ही फैक्ट्स आ गए। तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, अगर आप इसको टाइटल देना चाहते हैं फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, दिस इज योर फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। तो टाइटल बहुत बढ़िया बनाओ पेपर। और एक बहुत बड़ी गलती सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइटल लिखते ही नहीं है। बढ़िया तो छोड़ो, टाइटल लिखते ही नहीं है, सीधा उठाया लीगल प्रोविजन। अरे भाई पेपर चेकर के लिए ना वो इतना पेनफुल है ना, पेपर चेकर के लिए वो कहता है यार पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो नीचे। तो एक टाइटल तो बना दो। और ये फॉर्मेट आपको सीएस क्वालिफाई होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी फॉलो करना है सेम फॉर्मेट। जब जब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ईमेल के ऊपर और आप उसका ईमेल का रिप्लाई करोगे तो इसी फॉर्मेट में करोगे। यही आईसीएसआई आपको आदत अभी से डाल रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 80% चांस आर फिक्टिशियस केस स्टडी होगी। 80% चांस मतलब वो केस कोई पहले से डिसाइडेड केस नहीं होगा, पेपर सेटर वो केस बना कर देगा, फैक्ट्स बना कर देगा। 80% चांस फिक्टिशियस केस स्टडी। 80% भी छोड़ो, मैं कहूंगा 90% मान लो। 10% चांसेस कि एक्चुअल केस स्टडी पे आ जाएगा। पिछले 20 अटेम्प्ट का बता रहा हूं आपको, पिछले 20 अटेम्प्ट का कंपनी लॉ का पेपर। 10% चांसेस कि रियल डिसाइडेड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टाइटल, कि आप किस टॉपिक पे लिखने जा रहे हो। टाइटल इतना बढ़िया धांसू मार दो कि पेपर चेकर जो है वहीं उसी पे क्लीन बोल्ड हो जाएगा, या 5 में से 5 दे दो, टाइटल में तो सब कुछ बता मारा। तो टाइटल इतना बढ़िया दे दो, अगर है, अगर पॉसिबल है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जो शॉर्टकट टाइटल बना लो। दूसरा यहाँ पर भी आप क्या बताओगे, लीगल प्रोविजन। सेकेंड पैरा लीगल प्रोविजन, जिसमें आप सेक्शन और रूल जो भी बताना है, पूरा पूरा नहीं बताना है, रेलिवेंट पार्ट बताना है। सेक्शन बताओगे, रूल बताओगे। तीसरा पार्ट फिर आप वो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन अलग अलग बताना चाहो या मिक्स करके बताना चाहो, लेकिन फैक्ट्स एंड कंक्लूजन दोनों आने चाहिए, चाहे मिक्स करके आए चाहे वेल अलग अलग आए। ये हो गया। और अगर रियल डिसाइडेड बेस्ड है तो उसमें आंसर आपका 3 पार्ट्स के बजाय 4 पार्ट्स में हो जाएगा। ये था 3 पार्ट्स में, अब आंसर 4 पार्ट्स में कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आपका वही बढ़िया सा टाइटल, टाइटल के बाद दूसरे नंबर पे लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में वेल आई से वही सेक्शन, रूल जो बताना है वो बताओ। तीसरे नंबर पे आई से, अच्छा कोई एमसीए नोटिफिकेशन बेस्ड भी हो सकता है साथ में। एमसीए की कोई नोटिफिकेशन है तो मैं कहूंगा वो भी आ जाएगा लीगल प्रोविजन में। 185 में फॉर एग्जांपल एमसीए नोटिफिकेशन के ऊपर 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी वाली प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्प्ट होती हैं। 3 बार क्वेश्चन एमसीए नोटिफिकेशन के ऊपर। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सेक्शन 185 में प्राइवेट कंपनीज जो एग्जाम्प्ट की गई हैं उसके ऊपर 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 5-5 नंबर का। सो वेल से तो लीगल प्रोविजन में सेक्शन भी हो सकता है, रूल भी हो सकता है, एमसीए नोटिफिकेशन भी हो सकती है, और साथ में फिर डिसाइडेड केस है,
तो डिसाइडेड केस का नाम और जजमेंट, डिसाइडेड केस का नाम प्लस उसमें कोर्ट में जज साहब ने क्या बोला था वो जजमेंट, और फिर चौथे नंबर पे आपका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। तो फाइनली केस स्टडी वालों क्वेश्चंस का ये ध्यान रख लेना बस, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।